ओके, सो लास्ट क्लास तक हमने थर्मल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिया था। द नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मल प्रॉपर्टीज में एक टॉपिक और होता है विच इज ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट इस साल सिलेबस में नहीं है, तो सैटरडे में जो 12 to 1 क्लास लेता हूं फॉर जेई और नीट, उसके अंदर मैं ट्रांसफर ऑफ हीट कराऊंगा। जो भी पोर्शंस हैं जो कट गए हैं सिलेबस से, वो सारा मैं सैटरडे जो 12 to 1 लेता हूं उसमें कराता रहता हूं। ट्रांसफर ऑफ हीट एक टॉपिक हुआ करता था, छोटा सा था, लेकिन वो अब कट गया, सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो देखिए थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स ब्रांच है। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था, सब कुछ हमने पढ़ा था फॉर अ ब्रांच नोन एज मैकेनिक्स। सब कुछ हमने मैकेनिक्स पढ़ा था। पहली बार एक और ब्रांच आई है आपके पास विच इज थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स वो ब्रांच है, दिस इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with, no यश आज नहीं, which deals with heat, temperature, work done। बेसिकली ये इन दो चीजों से डील करता है, हीट और वर्क डन एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क डन। हीट कैसे वर्क डन में कन्वर्ट हो सकता है, वर्क डन कैसे हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्मोडायनामिक्स इसके साथ भी डील करता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क। हीट और वर्क डन एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होंगे, उसको भी थर्मोडायनामिक्स डील करता है। अब जैसे हमने मैकेनिक्स पढ़ा था, मैकेनिक्स भी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। मैकेनिक्स, भाई मैकेनिक्स याद है ना, जो आपने चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5 में पढ़ा है। मैकेनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो मोशन के साथ डील करती है। थर्मोडायनामिक्स वो ब्रांच है जो हीट, टेम्परेचर एंड वर्क डन के साथ डील करेगी, एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क डन। मैकेनिक्स भी स्टार्ट होता था सिस्टम से। मैकेनिक्स में आपका जो सिस्टम था वो सिस्टम था पॉइंट मास। आपने पूरा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 पॉइंट मास के लिए करा है। लेकिन अब जो भी आप थर्मोडायनामिक्स करेंगे उसके लिए आपको पहले यहां सिस्टम क्या था, एक पॉइंट मास था। अब दोबारा से आपको सिस्टम डिफाइन करना है। तो यहां जो सिस्टम होगा थर्मोडायनामिक्स में, सिस्टम कोई गैस हो सकती है जैसे आपने कंटेनर में रखा हुआ है, सिस्टम एक ग्लास में रखा हुआ वाटर हो सकता है, कुछ भी जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। आइस का आपने कुछ पोर्शन ले लिया, आप देख रहे हो कि ओके आइस कैसे मेल्ट होती है, कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है मेल्ट होने के लिए, वो सब चीजें आपका सिस्टम हो जाएगा। तो सिस्टम की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड होती है। यहाँ ये सेम डेफिनेशन आप केमिस्ट्री में पढ़ के आते हैं। सो सिस्टम का मतलब है दिस इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स यूनिवर्स के उस पार्ट को जिसे आप कंसीडर कर रहे हैं अपने थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करने के लिए, दैट इज नोन एज सिस्टम। ये सिंपल सी डेफिनेशन है सिस्टम की। ये कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ गैस इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर में आपने गैस भर दी, ये आपका सिस्टम हो सकता है। योर सिस्टम कुड बी गैस के अलावा और आपके सिस्टम में क्या चीजें हो सकती हैं, इट कुड बी अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आपने एक वाटर ले लिया ग्लास में, वो भी आपका थर्मोडायनामिकल सिस्टम है। तो ये थर्मोडायनामिकल सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम, अब देखो टाइप ऑफ सिस्टम्स क्या हो सकते हैं। अगर आप इसे मैकेनिक्स से कंपेयर करेंगे तो मैकेनिक्स में आपके पास कितने टाइप के सिस्टम थे, पॉइंट मास था, रिजिड बॉडी थी आपके पास, दीज वर द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। पॉइंट मास, रिजिड बॉडी, ये सब आपके टाइप ऑफ सिस्टम्स थे।
यहां भी आपके पास कई टाइप ऑफ सिस्टम होंगे। तीन तरह के बेसिकली सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, एक होता है इंसुलेटेड सिस्टम। इसे एडियाबैटिक भी कहते हैं। अगर आप किसी भी सिस्टम को ऑब्जर्व करें तो वो सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ दो तरह की चीजें एक्सचेंज कर सकता है। एक मैटर एक्सचेंज कर सकता है। भाई आपने एक कंटेनर में गैस ली, कंटेनर ओपन कर दिया, तो गैस कंटेनर से बाहर चली जाएगी। मैटर एक्सचेंज कर सकता है, गैस कंटेनर से बाहर चली जाएगी, मैटर बाहर चला गया। ग्लास में पानी लिया आपने, गिरा दिया उसे, तो आपका जो ग्लास है अगर ऊपर से ओपन है तो वो एनवायरनमेंट के साथ मैटर एक्सचेंज कर सकता है। आप ना भी गिराओ तो वाटर के वेपर बनते रहते हैं, उन वेपर की वजह से वाटर कम होता चला जाएगा। भाई अगर आप एक ग्लास में पानी लें, उसे रूम में रख दें, 2-3 दिन के बाद देखिए वाटर का लेवल कम हो जाएगा। वाटर का लेवल कम होने का मतलब है कुछ लिक्विड है जो वेपर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद दूसरी चीज क्या हो सकती है? हीट एक्सचेंज हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो, भाई जब मैं कुछ करा रहा हूं ना, आप अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए, बट थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए कि जब मैं करा दूंगा टॉपिक तो फिर उसके बाद मैं आपके डाउट्स ले लूंगा, है ना। तो ये तो अभी इंट्रोडक्टरी चीज है, तो अगर मैं इसी के बीच में मेरे पास 10-15 डाउट्स आ गए, ठीक है, मैं सबके डाउट्स लूंगा, जस्ट थोड़ा पेशेंस रखिए। बार बार एक एक डाउट मत भेजा करिए, मुझे दिख जाता है, लेकिन मैं बीच में लेक्चर तोड़ नहीं सकता ना, सबके लिए परेशानी आएगी। तीन तरह के सिस्टम्स है, एक ओपन है, एक क्लोज है, एक इंसुलेटेड है। ओपन का मतलब होगा ये वो, अच्छा तो मैं देखा यही गड़बड़ होती है। मैं आपको बता रहा था कि सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है, सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ हीट भी एक्सचेंज कर सकता है। भाई हीट बाहर जा सकती है, हीट एंटर कर सकती है। जैसे आपने एक चाय का कप लिया और रख दिया, वो चाय का कप ठंडा हो जाएगा, तो हुआ क्या? हीट उसने एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर ली। ओपन सिस्टम ये होगा, ओपन सिस्टम वो सिस्टम है विच एक्सचेंज मैटर एंड हीट विद एनवायरनमेंट और विद सराउंडिंग। तो ये वो होगा जो कि मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज कर ले। ओपन सिस्टम है, आपने ग्लास लिया खुला रख दिया, मैटर और हीट दोनों एक्सचेंज कर सकता है। क्लोज सिस्टम, इट एक्सचेंज ओनली हीट। ये एनवायरनमेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ हीट एक्सचेंज करेगा। इंसुलेटेड और एडियाबैटिक सिस्टम, इट एक्सचेंज कुछ नहीं, ना हीट करेगा ना मैटर करेगा। तो ये तीन तरह के सिस्टम है, एक ओपन, एक क्लोज्ड और एक इंसुलेटेड सिस्टम। इसी इंसुलेटेड सिस्टम को आप आइसोलेटेड कह दो, लेकिन आइसोलेटेड जो टर्म है ना, ये ज्यादातर मैकेनिक्स में यूज की जाती है, थर्मोडायनामिक्स में कम यूज करते हैं। मेजर आपको इंसुलेटेड कहेगा, एडियाबैटिक सिस्टम कहेगा, बट आइसोलेटेड भी आप कह रहे हो तो ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये बहुत फॉर्मल टर्म नहीं है थर्मोडायनामिक्स के लिए, क्योंकि आइसोलेटेड कहीं से भी ये नहीं बताता कि ये क्लोज है। जैसे बताता है किसी के साथ कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहा है, दूर रखा हुआ है। आइसोलेटेड कम यूज करते हैं, इंसुलेटेड एडियाबैटिक ज्यादा यूज करते हैं। चलो भाई, अब अपनी परेशानियां बताना शुरू करो। यश का था ट्रांसफर ऑफ हीट विल बी डन टुडे। नहीं यश, आज मैं अभी रोटेशन खत्म कर रहा हूँ उस बैच के अंदर, सो आफ्टर रोटेशन हम ग्रेविटेशन करेंगे, देन आई विल कम टू थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मल। हर्षित, इंसुलेटेड एंड आइसोलेटेड आर ऑन एंड द सेम। हाँ जी बिल्कुल, बाकी लोगों के जो डाउट्स थे मैंने कवर कर दिए। इतना लिख लीजिए। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये शुरुआत बिल्कुल वैसी होगी जैसे केमिस्ट्री की थी।
चलो सब लिख चुके हैं। ओके, एक चीज और थी मेरे पास ना, अभी कल 2-3 दिन से डाउट्स आ रहे हैं, इनफैक्ट अक्सर होता है कि आप मुझे गूगल कर कर और मुझे इधर उधर के लिंक्स भेजते हैं कि ओके इसमें ये लिखा है, इसके अंदर ये लिखा है। देखिए, हर चीज जो गूगल पर आ रही है वो सही नहीं है। आप किसी ढंग की अगर वेबसाइट उठाएं तो फिर समझ में आता है। जैसे फिजिक्स स्टैक एक्सचेंज है, आप वहां से उठाइए, समझ में आता है। कुछ लोग मुझे कोआरा के भेज देते हैं, कुछ कहीं से जहां मिल गया उन्हें कुछ उठा के भेज दिया कि ये कह रहा है। अब मर्जी है ना, आप अपनी वेबसाइट बनाइए, आप लिख दीजिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है वो सही थोड़ी ना हो जाएगा। तो अगर आप मुझे रेफरेंसेस भेज रहे हैं किसी के, तो ऑथेंटिक रेफरेंसेस भेजिए, वरना फिर मैं जवाब भी नहीं दूंगा। मुझे वेस्टेज है मेरे लिए टाइम का कि मैं रात को बैठूं आधा घंटा और मैं फिजूल की चीजों में भेज रहा हूँ। आप गूगल कर रहे हैं कभी, तो गूगल में आप ऑथेंटिक साइट्स पे जाइए। आप बेस्ट है आप टेक्स्ट बुक्स डाउनलोड कीजिए, बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, एच सी वर्मा है आपके पास, रेसनिक हेलिडे आपको मिल जाएगी, और हाई स्कूल फिजिक्स की बुक्स आपको मिल जाएंगी, या फिजिक्स स्टैक एक्सचेंज है, मतलब अच्छी वेबसाइट है, वहां से अगर कुछ मिल रहा है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा दें और मुझे भेज दें कि ये रेफरेंस है। दैट्स शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। फिर मुझे फील होता है कि जवाब ना देकर इस बच्चे का किसी और के साथ टाइम गुजारा जाए, किसी और बच्चे के साथ जिसे सच में जरूरत है। सिस्टम आ गया, सिस्टम के बाद नेक्स्ट है सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है यूनिवर्स में जो आपके सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है, दैट इज नोन एज सराउंडिंग। सो एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। That can have a direct impact on the system. सो वो चीज जो सिस्टम के बाहर है और आपकी सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकती है, दैट इज द सराउंडिंग। मैं जैसे आपने एक ग्लास में एक कप में कुछ चाय ली, टी लिया आपने, उसे रख दिया, तो बेसिकली आपके रूम में उस टी से हीट जाएगी, तो आपका रूम आपकी टी की अफेक्ट कर रहा है, हीट कंटेंट चेंज कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि आपका जो रूम है पूरा वो सराउंडिंग है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप बैठे हुए हो दिल्ली के अंदर और आपको मेरी सराउंडिंग लद्दाख है। अब कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है वहां पर, तो वो चीज जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हो, दैट इज सराउंडिंग। इसके बाद आता है, तो ये आपने सिस्टम डिफाइन कर लिया। बेसिकली ये कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं आपको मैकेनिक्स में ये बता रहा हूं कि हम एक पॉइंट मास पार्टिकल को स्टडी करेंगे। जिन्हें थोड़ा बहुत भी मैकेनिक्स याद है उन्हें याद होना चाहिए कि हमने कई तरह के पार्टिकल स्टडी किए थे। पॉइंट मास स्टडी किया था, रिजिड बॉडी स्टडी किया था, फ्लूइड स्टडी कर सकते हैं आप, वो सब अलग अलग तरह का सिस्टम हो जाएगा। यहाँ भी हमने सिस्टम डिफाइन कर दिया। अब सिस्टम डिफाइन करने के बाद आप ये डिफाइन करते हैं कि आप सिस्टम को स्टडी किन पैरामीटर्स में करेंगे। काइनेमेटिक्स याद हो तो काइनेमेटिक्स में मैंने आपको डिस्टेंस पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। मैंने कहा था ये जितना भी आपका काइनेमेटिक्स होगा वो इन पैरामीटर्स के बेसिस पर आप स्टडी करेंगे। पर मैं तुमसे कहूँ बॉडी मूव कर रही है, चलो मूव कर रही है, कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ बॉडी मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, जिसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इन पैरामीटर्स ने आपको एग्जैक्टली ये बता दिया है कि अच्छा ये बॉडी किस कैसे जा रही है, क्या चेंजेस हो रहा है। हाँ शफक, जहां तक इफेक्ट पड़ रहा है, जिस सिटी की आप बात कर रही हैं वो होगा, जहां तक इफेक्ट पड़ रहा है जो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, दैट्स सिस्टम सराउंडिंग। अब जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बॉडी है, सिस्टम हमने डिफाइन कर दिया, अब उसको स्टडी करना, लाइक मोशन को ही स्टडी करने के लिए पैरामीटर्स की जरूरत थी। डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी थी, स्पीड था, एक्सेलरेशन था, ये पैरामीटर्स चाहिए थे आपको मोशन स्टडी करने के लिए। इसी तरह से आपको थर्मोडायनामिक स्टडी करने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए, उनको थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स कहते हैं।
थर्मोडायनामिकल पैरामीटर। हाँ भाई, मुझे पता है ये डेफिनेशंस हैं, लेकिन थर्मोडायनामिक्स ऐसे ही स्टार्ट होता है। आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वरना आप नेक्स्ट क्लास से ज्वाइन कीजिए, मैं तो स्टार्टिंग से कराऊंगा। थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स क्या हैं? ये वो पैरामीटर्स हैं जो आपके सिस्टम को डिफाइन करेंगे। मैकेनिक्स में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम था। यहां पर सो डिफाइन कर देते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटीज दैट डिफाइंस द सिस्टम, दैट डिफाइंस द सिस्टम। और इसे एलैबोरेट करना चाहते हो तो लिख सकते हो, हेल्प टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ सिस्टम। सो इन सबको आप कहते हैं, दीज आर नोन एज थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स। ये आपके थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स। जैसे मोशन में डिस्प्लेसमेंट था, यहां प्रेशर आ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर एक तरह की चीज है, मैं तो कहना रहा हूं वहां डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहाँ प्रेशर। वहां वेलोसिटी हो जाती थी, यहां टेम्परेचर हो सकता है। वहां एक्सेलरेशन हो जाता था, यहां आप क्या दोगे, हीट है। यहां इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, वहां टाइम था। सिस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा। ये आपके थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, हीट, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिकल पोटेंशियल भी पढ़ा होगा, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स तो केमिस्ट्री में भी है। ये थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स हो गए। मैकेनिक्स में उसके बाद हमने क्या किया, इन थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स की बेसिस पर हमने सिस्टम्स पढ़ने शुरू करे, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स लिखनी शुरू करी। हमने थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस पढ़ने शुरू करे। हमने थर्मोडायनामिकल प्रोसेस पढ़ने शुरू करे। मतलब मैकेनिक्स में ऑब्वियसली थर्मोडायनामिकल प्रोसेस नहीं, मैकेनिकल प्रोसेस। जैसे हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, हमने पढ़ा यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। सब में क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स चेंज हो रहे थे। मैकेनिक्स में मैकेनिक्स के पैरामीटर्स चेंज हो रहे थे, भाई बॉडी मूव कर गई, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, वेलोसिटी आ गई। आप कह रहे थे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन, वेलो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, एक्सीलरेशन चेंज कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। ये सब आपने किया था। तो ऐसे यहां भी आपके जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के चेंज होने की वजह से प्रोसेसेस आएंगे, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस आने शुरू हो जाएंगे। तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस का मतलब है चेंज होगा इन थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स। आपके सिस्टम के थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स चेंज होंगे तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस बनेगा। जैसे एक प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं आइसोथर्मल। मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा व्हाट इज एग्जैक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस, है सिलेबस का पार्ट, करेंगे इसे आगे धीरे धीरे। दूसरा आपका प्रोसेस है एडियाबैटिक। तीसरा आपका प्रोसेस है आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। ये अलग अलग प्रोसेस है। अगर आप मैकेनिक्स में इनका सब्स्टिट्यूट देखना चाहते हैं तो इट्स लाइक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, दीज आर डिफरेंट थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस। चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
भाई इतना आप लिख लें तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबने लिख लिया। नेक्स्ट, इसके बाद इक्वेशन ऑफ स्टेट आती है। इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखिए, इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स। रिलेशन बिटवीन different thermodynamical parameters। अलग अलग थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स के बीच में जो रिलेशन होगा उसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। अब जिसे मैं थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स कह रहा हूं, उसे आप थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। तो ये जो थर्मोडायनामिकल पैरामीटर था, हो सकता है आप कोई बुक खोलें, आप पैरामीटर की जगह वेरिएबल टर्म यूज कर रहा हो, तो ये दोनों नाम इसके लिए यूज कर लेते हैं। तो देखो, इस इक्वेशन ऑफ स्टेट का एग्जांपल काइनेमेटिक्स में क्या था? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो आप पढ़ते थे ना तीन इक्वेशन, v इज u प्लस ए टी, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू एस। वो इक्वेशन ऑफ स्टेट थी। वो डिफाइन कर रही थी आपके प्रोसेस को कि अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्साइटेड है तो अलग अलग पैरामीटर्स में ये रिलेशन होगा। लाइक अगर मैं ये इक्वेशन लूं, v इज u प्लस ए टी, तो ये था क्या बेसिकली? भाई आपने डिफरेंट थर्मोडायनामिक मैकेनिक्स के पैरामीटर्स लिए हुए, उन्हें कनेक्ट किया हुआ है। ये तो इक्वेशन थी सिंपल। यहां भी यही होगा। अगर आप अलग अलग वेरिएबल्स लेते हैं, यहां वेरिएबल्स क्या है? प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। इन अलग अलग वेरिएबल्स में जो रिलेशन होगा, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो एक एग्जाम्पल तो इक्वेशन ऑफ स्टेट का यही हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसे आप आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं ना। देखिए, अलग अलग आपके पैरामीटर्स है ना, प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, टेम्परेचर है, इसको कनेक्ट करिए एक इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट। ऐसे कई इक्वेशन ऑफ स्टेट्स आप पढ़ेंगे। आप ये भी पढ़ोगे कुछ दिन के बाद, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी इक्वेशन ऑफ स्टेट एक तरह की। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट बेसिकली कर क्या रही है? अलग अलग थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स को कवर कर रही है। अब इसके बाद इक्विलिब्रियम पर आते हैं। इक्विलिब्रियम सब जानते हैं। लॉस ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? जरा आंसर्स लिखो, देखो मुझे कितना जानते हैं। इक्विलिब्रियम का मैकेनिक्स में क्या मतलब था? तोयबा का देखो आंसर सही है, हमजा का सही है, हर्षित इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछ रहा हूं मैं, मुबश्शिरा का आंसर सही है, सामिया का आंसर सही है, यश का सही है, अजलान का सही है, हमदा का सही, हर्षित का गलत, इरम का सही, स्वालिहा का सही। अरे हर्षित, इतना कॉम्प्लिकेशंस में क्यों जाता है? हाँ, नेट फोर्स इज जीरो, है ना। A body is in equilibrium if net force acting on the body is zero। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। अब यहां पर जब आप थर्मोडायनामिक्स में इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, तो थर्मोडायनामिक्स में कई तरह के इक्विलिब्रियम है। भाई एक आपका थर्मोडायनामिक्स में इक्विलिब्रियम आता है जिसे हम कहते हैं, कई तरह के आपको इक्विलिब्रियम्स मिलेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर। जैसे एक इक्विलिब्रियम होगा जिसे आप कहोगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का बस मतलब इतना है, बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। टू बॉडीज, अब एक सिस्टम हो सकता है, एक सराउंडिंग हो सकता है, आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम
if they have same temperature. सो सिंपल सी कहानी है थर्मल इक्विलिब्रियम की। मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब था नेट फोर्स इज जीरो, यहां इक्विलिब्रियम का मतलब है टेम्परेचर सेम। तो दो चीज सेम टेम्परेचर पर होंगी तो आप कहोगे दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। एक ये लिया आपने, एक ये लिया, और ऐसे आपने ऐसे कट कर दिया। सो दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बॉडी ए का टेम्परेचर इज टी ए, बॉडी बी का टेम्परेचर इज टी बी। फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज आर सेम, टी ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू टी बी। दिस इज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद नेक्स्ट आता है थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम। ये बहुत बड़ी चीज है। थर्मल इक्विलिब्रियम तो सिर्फ एक चीज है, कह रहा है टेम्परेचर सेम है। थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम बहुत बड़ी चीज है। टेम्परेचर सेम है, दैट मींस आप ऐसे कह सकते हो ना थर्मल इक्विलिब्रियम में कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम बहुत बड़ी चीज है। अगर एक सिस्टम थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, कुछ चेंज नहीं हो रहा, कोई वेरिएबल अगर चेंज ना हो, तब आप कहोगे थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम। So system is in thermodynamical equilibrium thermodynamical equilibrium if all thermodynamical variables are constant, they don't change with time। अब अगर सिस्टम थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में, तो देखो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, दैट मींस थर्मल इक्विलिब्रियम भी होगा। अगर मैं कह रहा हूं थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम है, दैट मींस टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो थर्मल इक्विलिब्रियम भी होगा। भाई थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर चेंज नहीं हो रही, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होगा। कोई ना प्रेशर आप बढ़ा रहे हो ना कम कर रहे हो, सब सेम चल रहा है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होगा। इस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को आप अपने मैकेनिक्स वाले इक्विलिब्रियम से कनेक्ट कर सकते हैं, नेट फोर्स इज जीरो। केमिकल इक्विलिब्रियम भी होगा, भाई तुम्हारे सिस्टम का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा। मैं कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, हम इसको नहीं स्टडी करेंगे। इसके अलावा ये तीन चीजें हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हम बहुत स्टेट में स्टडी करेंगे, और केमिकल इक्विलिब्रियम। चलिए इन सबको लिख लीजिए। तो थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं कह रहा हूं सिस्टम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में, मतलब कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइए, फिर नेक्स्ट आते हैं। भाई इतना हो जाए तो बताइए मुझे, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। आर कांस्टेंट शफक, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। लिख लिया सबने ये?
चलिए इसे लिखिए। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ, ये सारे लॉज आते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए जीरोथ लॉ बेसिकली फर्स्ट लॉ से पहले आया था। जीरोथ लॉ आपको सिर्फ ये बताता है, ये इसने बेसिकली आपको टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया था। इसने आपको कॉन्सेप्ट दिया था टेम्परेचर का। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देने वाला जो लॉ था दैट वाज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए जीरोथ लॉ बेसिकली क्या कहता है। जीरोथ लॉ कहता है अगर दो सिस्टम्स हैं, मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। ये zeroth law says you have three systems: A, system B, system C. सिस्टम ए और सिस्टम बी के बीच में जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है बी और सी के बीच में, रेड से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज एन एडियाबैटिक वॉल। और ये जो मैं येलो से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज अ कंडक्टिंग वॉल। So the wall between B and C, this particular wall, this wall is adiabatic. This is an adiabatic wall, and this is an isothermal wall. Adiabatic wall. Adiabatic wall means a non-conducting wall. This is a non-conducting wall. And this is a conducting wall. So it says कि अगर आपके पास दो सिस्टम हैं ए और बी, ए बी और सी, तीन सिस्टम्स हैं। अब मुझे ये बताओ, ये कंडक्टिंग वॉल है, क्या ए और बी हीट एक्सचेंज कर सकते हैं? जरा सा बताना शुरू करो, क्या लगता है ए और बी हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, यस और नो? देखो हर्षित का आंसर सही आया, शफात का सही है, हमजा, अलीना, शफक सब सही कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल है ना। कंडक्टिंग वॉल है तो ए और बी एक्सचेंज कर सकते हैं हीट। कब तक हीट एक्सचेंज करेंगे? जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए और बी का टेम्परेचर सेम होगा हीट एक्सचेंज करने की वजह से। इसी तरह से ए और सी भी हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। बी और सी हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि बी और सी के बीच में जो वॉल है वो कंडक्टिंग नहीं है, दैट इज एन एडियाबैटिक वॉल। बी और सी हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते, ए और सी कर सकते, ए और बी कर सकते हैं, ए और सी कर सकते हैं। तो देखो ए बी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ? बी सी के इक्वल है। मतलब इसका मतलब ये आया कि ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये बता रहा था कि टेम्परेचर सबका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वो लॉ था जिसने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट दिया। हालांकि आया ये फर्स्ट लॉ के बाद था, इसका नाम होना चाहिए था सेकंड लॉ। लेकिन टेम्परेचर हीट से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर आपको बताता है कि एक्चुअल में हीट किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगी। सो दैट्स व्हाई इसको हमने फिर इसका नाम लोगों ने फर्स्ट लॉ से भी पहले कर जीरोथ लॉ कर दिया। इसने बहुत बेसिक क्वांटिटी बताई थी विच इज टेम्परेचर।
तो मैं इसको लिख देता हूं, फिर आप कॉपी कर लीजिएगा। इफ टू सिस्टम्स B and C are in thermal equilibrium with a system A, then B and C are in thermal equilibrium with each other. तो ये एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। शफक का है, हाँ शफक, क्योंकि एक दूसरे से नहीं कर पा रहे ना, इसके साथ तो कर रहे हैं, इसके थ्रू यहाँ सब सेम हो जाएगा। ए के साथ, दोनों ए के साथ कर रहे हैं, तो अगर ए का टेम्परेचर 30 था, इसका भी 30 हो गया, इसका भी 30, तो ये तो एक दूसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम में आ गए। बी और सी ने डायरेक्टली हीट एक्सचेंज नहीं करी एक दूसरे में, ए के साथ करी, ए के साथ इक्विलिब्रियम में आ गए, तो एक दूसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम। ठीक है शफक, चलिए इतना लिखिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। जब इतना हो जाए तो मुझे बताइए, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। सबने लिखा है इसे? चलिए इसको लिख लीजिए अब। देखिए ये जो चैप्टर है ना, ये 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में तो आप सिर्फ पैरामीटर्स लिखेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, बेसिक लॉस पढ़ेंगे। फिर जब हम सेकंड लेक्चर लेंगे तो उसमें आप एग्जैक्ट थर्मोडायनामिकल प्रोसेस पढ़ोगे, आइसोथर्मल क्या है, एडियाबैटिक क्या है, उसी के साथ खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भी हमारा सेकंड लेक्चर होगा ट्यूसडे, ट्यूसडे बहुत खिंचा तो वेडनेसडे तक ये खत्म हो जाएगा आपका। चलिए भाई, ये आ गया सबको, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ? इसके बाद अगला आपका हो जाएगा, अच्छा चलिए, अब इंटरनल एनर्जी। भाई इंटरनल एनर्जी मैं पहले करा चुका हूं, मैं थर्मल स्टार्ट ही इंटरनल एनर्जी से करता हूं। हमने देखा था हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी था टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट स्लाइड लगा दूं, लिखिए अजलान। The total internal energy is the sum of internal kinetic energy plus sum of internal potential energy।
द टोटल इंटरनल एनर्जी इन दो का सम है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, ये सब लिखा हुआ है आपके पास, थर्मल की पहली क्लास यहीं से थी। इंटरनल काइनेटिक एनर्जी फिर से दो तरह की होती है, इंटरनल ट्रांसलेशनल और इंटरनल रोटेशनल। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। ये इंटरनल एनर्जी। अगर मैं आपसे कहूं कि आइडियल गैस है, कुछ याद है आप में से किसी को कि आइडियल गैस में कौन सी इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती थी? लिखवाया था आपको, सिखाया था बहुत। तोयबा को याद है और किसी को याद नहीं है? यश को याद है और शिफा को भी याद है, और कोई अजलान को याद है? अलीना को तो गलत याद है, अजलान को भी गलत याद है। अरे इंटरनल पोटेंशियल जीरो होती है यार। सामिया को सही याद है, हमदा सही कह रही है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अगर आपके पास एक आइडियल गैस है तो उस आइडियल गैस में इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इंटरनल काइनेटिक जीरो नहीं होगी, इंटरनल काइनेटिक तो एग्जिस्ट करेगी। इंटरनल काइनेटिक तो नॉन जीरो। तो आप लिख सकते हैं जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी ना आइडियल गैस की, दैट इज ओनली इंटरनल काइनेटिक, पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं है। एंड इंटरनल काइनेटिक डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये सब मैं करा चुका हूं, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगा, तो मैं आपके साथ इसे दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। दिस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। तो आप कह सकते हैं कि टोटल इंटरनल एनर्जी of an ideal gas is a function of temperature। आपके पास ज्यादातर जो सिस्टम्स आएंगे ना वो आइडियल गैस के सिस्टम्स होंगे। इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। बट ये सारी कहानी किसके लिए वैलिड है? फॉर आइडियल गैस। ऐसा ना करना कि वाटर ले लो और तुम कहो कि वाटर में भी ऐसे ही होगा, वाटर में नहीं होगा। दिस इज वैलिड ओनली फॉर एन आइडियल गैस। एक चीज और इसमें याद रखने वाली होती है, जो मैं केमिस्ट्री से टर्म उठा रहा हूं, कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होने का क्या मतलब है? ये सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। नॉट ऑन पाथ। पर नहीं डिपेंड करेगा पाथ कौन सा फॉलो कर रहा है, सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर। इस इनिशियल और फाइनल का मतलब ये है कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सिस्टम ए स्टेट से बी स्टेट तक जा रहा है, तो मतलब समझना ए स्टेट और बी स्टेट का क्या मतलब है। ए स्टेट में प्रेशर है 10 पास्कल्स, टेम्परेचर है मान लीजिए 20 केल्विन। बी स्टेट तक जाना है, बी स्टेट में प्रेशर हो जाता है 20 पास्कल्स, टेम्परेचर हो जाता है 15 केल्विन। ये आप बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं 30 कर देते हैं। स्टेट ए से स्टेट बी जा रहा है। अब स्टेट ए से स्टेट बी तक जाने के कई तरीके हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई आपका सिस्टम पहले उसका प्रेशर हुआ 15 पास्कल्स, फिर उसके बाद उसका प्रेशर टेम्परेचर हुआ 15 केल्विन और यहां पहुंच गया। एक मेथड तो ये पाथ ही हो जाएगा, सी पे गया फिर यहां चला गया, कि पहले इतना चेंज हुआ फिर इतना गया। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है भाई? ये भी पॉसिबिलिटी है कि ए था आपका 10 पास्कल्स और 20 केल्विन। एक सेकंड को साफ साफ, ये बहुत जरूरी है समझना कि अलग अलग स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है। हालांकि आप केमिस्ट्री में बहुत यूज करते हैं इसे, और जरा देख लो फिजिकली क्या है ये चीज। ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले तो प्रेशर कम हो गया, ये किसी डी स्टेट तक गया, डी स्टेट में प्रेशर कम हो गया, प्रेशर हो गया 5 पास्कल, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया 50 केल्विन, फिर कम हुआ,
इस स्टेट से भी तो जा सकता है, कैसे भी जाए। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि अगर यहां पर इंटरनल एनर्जी 10 जूल थी और यहां इंटरनल एनर्जी 20 जूल थी, इस स्टेट से गया तब भी 20, और अगर यहां से जाए तब भी अगर इंटरनल एनर्जी पहले 10 जूल थी तो फाइनल इंटरनल एनर्जी अब भी 20 जूल होगी। इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, इस पर नहीं डिपेंड करता है कि तुम कैसे सिस्टम को चेंज करा के ले जा रहे हो। अब कईयों के दिमाग में आता है अच्छा चेंज करा रहा हूं मैं, पाथ की बात कर रहा हूं तो मैं ऊपर नीचे उठा के ले जाऊंगा। जहन में ये होना चाहिए इट्स नॉट अ मैकेनिकल सिस्टम, तुम आगे पीछे नहीं ले जा रहे हो उसे। गैस एक ही जगह रखी हुई है, तुम एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर तक, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक लेके जा रहे हो। कैसे लेकर जा रहे हो? अलग अलग पाथ्स। अलग अलग पाथ का मतलब है पहले कुछ प्रेशर कर दिया, कुछ टेम्परेचर कर दिया, फिर आपने चेंज कर दिया, फिर प्रेशर की कुछ वैल्यू हो गई, टेम्परेचर की कुछ वैल्यू हो गई, फिर आप पहुंच गए जहां तक जाना था। गैस रखी एक ही जगह है, ऐसा ना समझ लेना कि मैं गैस को उड़ाता फिर रहा हूँ। गैस का सिलेंडर एक ही जगह रखा हुआ है, पाथ अलग है, मीन्स पहले इतना था, फिर आपने प्रेशर इतना कर दिया, फिर इतना कर दिया। सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो इसमें टेम्परेचर अगर आप ये लोगे ना तो वर्क डन चेंज हो जाएगा, हीट कंटेंट दोनों में अलग अलग होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी सेम होगी, ये याद रखिएगा। इट्स अ स्टेट फंक्शन, इतना लिख लीजिए। फिर धीरे धीरे आते हैं वर्क डन की तरफ कि थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन का क्या मतलब है। भाई समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के, शायद बिल्कुल नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। हाँ? आ रहा है? अच्छा सब समझ गए। चलो जब आप इतना लिख लो तो मुझे बताना, हाँ? फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आऊंगा। अरे भाई लिखा। चलिए सब लिख चुके हैं, गुड। इतना लिखिए, फिर देखते हैं वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसे भी लिख लीजिए। चलिए भाई सुनिए नेक्स्ट, वर्क डन। देखिए थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन कब होगा? जब वॉल्यूम या प्रेशर में से कुछ चेंज हो जाएगा। थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन का कॉन्सेप्ट है आपने गैस ली और उसे कंप्रेस कर दिया, भाई वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, दैट मींस आपने कुछ वर्क किया गैस पर, गैस एक्सपेंड कर जाती है। वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, फिर से कुछ वर्क डन आया। तो वर्क डन का कॉन्सेप्ट थर्मोडायनामिक्स में प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होने से,
आप उसे कर तो बहुत टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो टेम्परेचर में, लेकिन बेसिक है कि वॉल्यूम चेंज होना चाहिए. This is related to change in volume. मैं पहले एक्सप्रेशन लिखूंगा, फिर मैं उसे डिराइव करके दिखा दूंगा. सो आप एक सिस्टम लीजिए, मान लीजिए पहले आपका सिस्टम है, उसका वॉल्यूम V1 था, फिर उसके बाद गैस एक्सपेंड कर गई, वॉल्यूम V2 हो गया. सो V1 एंड V2 आर इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस. इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस. सो गैस का जो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम है, दैट्स V1 एंड V2. तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम में जो चेंज आया, दैट चेंज इज सिंपली V2 माइनस V1. अगर प्रेशर कांस्टेंट है, P प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं करता, तो आप वर्क डन ऐसे लिख सकते हैं, इट्स प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. That means your work done is pressure into V2 minus V1. This is the work done of a gas if pressure is constant. अगर प्रेशर वेरी करता है, प्रेशर वेरिएबल है, चेंज करता है, बार बार चेंज करता है, तो वर्क डन के लिए आप इसे यूज करेंगे, इट्स इंटीग्रल ऑफ प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, एंड यू आर चेंजिंग वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2. इट्स PdV एंड इट्स चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2. ये वर्क डन का एक्सप्रेशन हो जाएगा अगर वॉल्यूम चेंज कर रहा है, प्रेशर चेंज कर रहा है. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो P इंटू चेंज इन वॉल्यूम, अदरवाइज इंटीग्रल. मैं एक एक एग्जांपल आपको करा देता हूं, फिर मैं डिराइव भी करा दूंगा. पहला एग्जांपल देखो. तो मैं आपसे कहता हूं प्रेशर ऑफ अ गैस इज लेट्स से 10 पास्कल्स दे दिया, 10 पास्कल का प्रेशर है. इट्स वॉल्यूम चेंज, मुझे करके दिखा दोगे तुम लोग, इसको बताना मुझे कितना आ रहा है. चेंज फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 25 मीटर क्यूब. कैलकुलेट वर्क बाय गैस. चलो भाई जल्दी से बता दो. देखो हर्षित का आ गया, 15-16 बच्चे हैं, सबका आ जाना चाहिए. सामिया का भी सही आ गया, और तोयबा का भी सही आ गया, अजलान का भी सही है, और हमजा का भी सही है, शफात, शफक, शिफा का भी सही, हमदा का भी सही. ये बेसिक फॉर्मूला यूज करना आता है ना, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस हैंडल करना भी आ जाएगा. यश का भी सही. देखो हमेशा ना हर चैप्टर को दो तरह से देखा करो. एक बेसिक फंडामेंटल्स है उस चैप्टर के जो आपको आने ही आने चाहिए. बेसिक फंडामेंटल्स का मतलब है आपको पता हो कि वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या है. बेसिक में रिलेशन दे रहा हूं तो आप कर लें. देन दे आर एडवांस एप्लीकेशंस, कि फिर टफ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो आप कैसे हैंडल करते हैं. स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, पहले आप बेसिक्स करिए, फिर उसके बाद आप उस पर आइए. तो न्यूमेरिकल्स भी मैं इसी ऑर्डर में करा दूंगा आपको. P is 10, change in volume is 25 minus 5. So your work done is 10 multiplied by 20, which is 200 joule. This is the work done. Work done is 200 joule. चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. चलिए ये तो सबको आ गया. अब एक वेरिएबल भी देखो, जहां मैं आपसे कह रहा हूं प्रेशर वेरी कर रहा है. सब आप लोग इंटीग्रेशन जानते हैं. तो जैसे मैं आपसे कहता हूं प्रेशर ऑफ अ गैस वेरीज with volume,
एज लेट्स से प्रेशर मैंने आपको दे दिया, इट्स 3V, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट वर्क डन, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। अब इसको देखते ही कुछ परेशान हो गए होंगे क्योंकि इंटीग्रेशन आ गया। वर्क डन इन चेंजिंग वॉल्यूम फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 3 मीटर क्यूब। सो वर्क डन को आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स इंटीग्रल ऑफ पीडीवी, लिमिट इज फ्रॉम V1 टू V2। सो इट्स इंटीग्रल ऑफ V1 कितना है 1, V2 कितना है 3, P कितना है 3V इंटू डी। करिए जरा इसको इंटीग्रेट करिए, बताइए मुझे क्या आ रहा है। थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि वेरिएबल भी आप करना जानते हैं। इसके बाद मैं बता देता हूं डिराइव होकर कैसे आता है। मुबशरा का आया, एक मिनट यार, मुझे डिराइव कैलकुलेट कर लूं मैं। 3 हर्षित का सही है, मुबशरा का गलत है, शफक का सही है, यश का सही है, सामिया का गलत है, हमजा का सही है, शफात, तोयबा, शिफा, अलीना का ठीक है, शफात गड़बड़ है, कहीं कुछ गलत कर रहे हो आप। इंटीग्रेशन फिर भूल गई हैं। हमदा का सही आंसर। देखो दिखना चाहिए ना कि आप कर क्या रहे हैं, वो क्लियर कट दिखना चाहिए। अच्छा, तोयबा को इंटीग्रेशन नहीं आता, ठीक है। सो देखिए 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 1 से लेकर 3 तक इट्स वी डीवी। वी की पावर कितनी है 1। तो वह एक तो इंटीग्रेशन से घबराना मत, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन से ऐसे ही आपके लिए एक नया ऑपरेशन। बस होता है कभी कभी नहीं आता किसी को मल्टीप्लिकेशन, तो बहुत टाइम थोड़ा ना लगता है, वो एक आध घंटे की चीज है, ऐसे आप सीख जाएंगे। सो 3, डरोगे तो फिर नहीं होगा ये। 1 2 3, 2 को बाहर ले जाओ। ये बहुत तलेंदा, इसे कभी कभी स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा ना, स्क्वायर रूट में काफी स्टेप्स होते हैं, ऐसी एक ऑपरेशन है। 3/2 इट्स 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इट्स 3/2 इंटू 8, 2 से 4 चला गया, वर्क डन आ गया 12 जूल। तो 12 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा 1 से लेकर इसे 3 तक ले जाने में। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन वर्क डन व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वर्क डन व्हेन द प्रेशर इज वेरिएबल। इतना लिखिए, जब हो जाए तो बताइए, फिर डिराइव करते हैं इससे ये एक्सप्रेशन आया कहां से। भाई इतना हो जाए मुझे बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। चलिए इसे भी लिख लीजिए, इसके बाद इसे डिराइव कर लेते हैं।
कोई हो गया? चलिए ये सबने लिख लिया। अब देखिए इसको प्रूफ देख लो, कैसे प्रूफ करेंगे कि वर्क डन का यही एक्सप्रेशन होता है। देखो बड़ा सीधा सा प्रूफ है, आपसे कोई प्रूफ प्रूफ पूछता नहीं है, बट पता होना चाहिए ना आया कहाँ से था ये। तो ये आपने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में गैस डाल दी, ये पिस्टन लगा दिया, ये गैस है। ये पिस्टन है, ढक्कन से रखा हुआ है, गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन ऊपर जाएगा। गैस क्या कर रही है, इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है। कुछ ऐसा समझ लो कि तुमने एक केटल ली, उसमें एक ढक्कन रख दिया, अंदर स्टीम बन रही है और स्टीम उसे ऊपर पुश कर रही है। ये प्रेशर लगाया गैस ने, और ये जो भी कैप है ये साहब ये थोड़ा ऊपर आ गया आपका ना, ये कैप ऊपर आ गया, ऐसे आ गया, dx से ये कैप ऊपर आ गया। एरिया ऑफ द पिस्टन इज ए, मुझे वर्क डन चाहिए, कुछ तो वर्क डन हुआ होगा ना, प्रेशर लग रहा है, ऊपर आ रहा होगा। A is the area of piston, P is pressure। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स जो गैस एक्सर्ट करेगी, force exerted by gas, that force is simply pressure multiplied by area। वर्क डन कैसे निकालोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज एफ dx। एफ यहां से उठा के रख दो, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स रख दो, फोर्स कितना है, पी ए इंटू डी एक्स। ए इंटू डी एक्स, एरिया इंटू लेंथ इज चेंज इन वॉल्यूम, सो दिस इज द वर्क डन विच इज पी इंटू डेल्टा वी, पी इंटू डी वी। ये तो वर्क डन किस लिए था, जब वॉल्यूम स्मॉल अमाउंट से चेंज हुआ। आपको चाहिए वर्क डन व्हेन वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2। इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये एक्सप्रेशन यहां से आ जाता है, ऐसे डिराइव होता है। बस इसको आप प्रेशर की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, और ए इंटू डी एक्स को वी लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा। इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं ग्राफिकली वर्क डन कैसे आएगा। इसे लिख लीजिए, वो इतना, चलो गुड हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट देखिए पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, और इस डायग्राम से आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। पीवी डायग्राम, इस पीवी डायग्राम को आप इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। पीवी डायग्राम को आप इंडिकेटर
डायग्राम भी कहते हैं, पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम। ओके, भाई इतना हो जाए बताइए मुझे, फिर आगे आते हैं। तो देखिए भाई, इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम सिर्फ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है ये। अच्छा, इस ग्राफ से पहले एक चीज और याद रखिएगा, छोटी सी चीज है कि अगर एक्सपेंशन होता है, अगर गैस एक्सपेंड करती है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा, वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर कंप्रेशन हो रहा है, गैस को आप कंप्रेस कर रहे हैं, सो वर्क डन इज नेगेटिव। PV diagram, pressure volume diagram, indicator diagram. This is pressure and this is volume. PV diagram ऐसा होता है। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होता चला जाएगा। इंडिकेटर डायग्राम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डिवाइस जिसे आप यूज करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम को मेजर करने और प्लॉट करने के लिए, उसे इंडिकेटर कहते हैं। तो पीवी डायग्राम से आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? वर्क डन यूजिंग पीवी डायग्राम। आप पीवी डायग्राम यूज कर कर वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए वो काम आप कैसे करोगे, वर्क डन यूजिंग पीवी डायग्राम। सो दिस इज द प्रेशर, दिस इज द वॉल्यूम, ये ऐसे आ गया। तो इसके अंडर जो भी एरिया आएगा, इसके अंडर कुछ एरिया आ रहा है, यहां भी इसके अंडर कुछ एरिया आ रहा है, इसके अंडर जो भी एरिया है, दैट एरिया विल गिव वर्क डन। सो एरिया अंडर पीवी डायग्राम वर्क डन देगा। ये एरिया कैलकुलेट कर लो, आपको वर्क डन मिल जाएगा। एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज वर्क डन। तो ये एरिया बेसिकली वर्क डन है। अच्छा, ये एरो देखकर बता सकते हो वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मैं दो पीवी डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं, बस मुझे रीड करके बता देना वॉल्यूम पे क्या लग रहा है आपको, बढ़ रहा है वॉल्यूम, कम हो रहा है। वहां से आप ये डिसाइड करोगे कि प्रेशर वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस इज इट। हाँ जी, देखिए फर्स्ट वाले में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव, है ना। सेकंड वाले में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, लेफ्ट में एरो दिया है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सेकंड वाले में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन आप कैसे लेंगे? आप वर्क डन नेगेटिव लेंगे। जरा देखो इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन कैसे देगा। मान लीजिए मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करके दे रहा हूं, बस मेथड सीखने वाली चीज है ना। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। मैंने आपसे कहा कि ग्राफ का शेप ऐसा आता है, और मैंने आपको पैरामीटर्स भी दे दिए। मैंने कहा ये 0 है, ये 10 है, ये 5 है, प्रेशर पास्कल्स में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। मैं आपसे कहता हूं चलो भाई ये तो बना दिया मैंने, वर्क डन बताओ मुझे क्या आएगा। कैलकुलेट वर्क डन। तो देखो बड़ा आसान सा तरीका है, आप इसके अंडर का एरिया ले लो, ये जो एरिया होगा ना, और मैंने ऐसे दिया, ये एरो बता रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये एरिया ले लो, ये एरिया आपको वर्क डन देगा। ट्राइंगल का एरिया आना चाहिए। लिखिए जरा आंसर कितना आता है आप लोगों का, करिए जरा यहां से वर्क डन कैलकुलेट कीजिए। थ्योरी तो आप बाद में लिख लीजिएगा, तो सीधा सा फैक्ट है। देखो हर्षित का सही है, सामिया का सही है, यश का सही है, हमदा का सही है। ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, अगर कोई भूल गया ट्राइंगल का एरिया तो हाफ बेस इंटू हाइट होता था, टेंथ में पढ़ा होगा। मुबश्शिरा का सही है,
और शफात का सही है, शिफा का सही है, अलीना का भी सही है, अजलान का सही है, शफक का सही है, so work done is half into base, which is 10 multiplied by height, which is 5. This is equal to 25 joules. So this is the work done, 25 joules. बस आप एरिया कैलकुलेट, अब देखो ये एक्सपेंशन है ना, तो वर्क डन पॉजिटिव है। अगर यहीं पर अगर मैं इसको रिवर्स कर देता तो वर्क डन नेगेटिव हो जाता, डिक्रीज कर रहा होता एरिया, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता। चलिए इसे लिख लीजिए, फिर जरा साइक्लिक प्रोसेस भी पढ़ लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब है, इतना लिख लीजिए तो बताइएगा मुझे। जी शफक, 10 पर आगे रुक गया, उसके आगे नहीं बढ़ रहा वॉल्यूम। इतना लिखा सबने? चलिए सबने लिख लिया, इसको लिख लीजिए। जी हमजा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इसीलिए वर्क डन पॉजिटिव है। देखिए ये एरो बता रहा है ना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऐसे देखो ये बता रहा है वॉल्यूम 0 से बढ़ते बढ़ते 10 पर आ गया। अच्छा भाई, इसके बाद एक चीज और देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक और प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक से सबको समझ में आता है कि साइक्लिक का मतलब ये है कि जहां से शुरू किया दोबारा वहीं आ गया। So the process in which system returns to to its initial state after series of changes means, एग्जाम्पल समझो कि मैंने यहां से शुरू किया सिस्टम को, प्रेशर था 10 पास्कल्स, वॉल्यूम था 20 मीटर क्यूब। स्टेट बी में प्रेशर बढ़ गया, 20 हो गया, वॉल्यूम 30 हो गया। भाई रिटर्न का मतलब ये नहीं है कुछ समझते हैं कि घूम फिर कर वापस कहीं और से आया। अरे एक ही जगह गैस रखी हुई है, पहले कुछ प्रेशर और वॉल्यूम था, फिर चेंज हो गया, फिर दोबारा वहीं आ गया, दैट साइक्लिक। फिर ये सी पर गया, प्रेशर और बढ़ गया, 30 हो गया, वॉल्यूम और बढ़ गया, 50 हो गया। फिर आपने कुछ किया कि ये सब चेंज होने के बाद ये दोबारा वहीं आ गया, तो इसे कहेंगे आप साइक्लिक प्रोसेस था, जहां से शुरू किया दोबारा वहीं आ गया। ये साइक्लिक जो है वो पीवी कर्व से बहुत आसानी से दिखता है कि अगर मैं आपसे कहूं इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज वॉल्यूम एंड दैट इज प्रेशर। सो दिस इज प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम। तो साइक्लिक प्रोसेस का जो पीवी डायग्राम होगा वो ऐसा होगा, ऐसा गया।
और फिर ये वापस से यहां आ गया। दिस इज पीवी डायग्राम ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस। जहां गया वहीं आ गया। और ये जो एरिया है ना लूप में, ये आपको वर्क डन देगा। एरिया अंडर द ग्राफ नहीं लेना, एरिया अंडर द लूप लेना है। सो यहां एरिया अंडर लूप इज वर्क डन। ये जो लूप के अंदर जो एरिया होगा वो आपको वर्क डन देगा। एक चीज और ख्याल रखिएगा भाई, ये बताइए लूप कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज लूप है ना, दैट मींस वर्क डन इज पॉजिटिव। क्लॉकवाइज लूप का मतलब है वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर लूप एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, दैट मींस वर्क डन इज नेगेटिव। क्लॉकवाइज लूप का मतलब है वर्क डन पॉजिटिव है। अगर लूप एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। मींस अगर यही मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज लूप लेकर दिखा दूं तो ये वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। ये वर्क डन पॉजिटिव है और ये वर्क डन इज नेगेटिव। इतना लिखिए, फिर एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे इसकी। भाई 12 बजे जो नीट और जेई वाली क्लास होती है वो होगी। रोटेशन हमने लास्ट क्लास तक खत्म कर लिया था, तो अब हम ग्रेविटेशन का कैपलर्स लॉ करेंगे आज। चलो भाई, सबने लिख डाला ये ना। तो देखो इसके ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन, अब ये मैं कोशिश ये करूंगा कि आप ये सॉल्व करें, मुझसे ना करवाएं। ये आप मुझे सॉल्व करके दिखाएं, मुझसे ना करवाएं ये सॉल्व। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। दिस इज पी, दिस इज वी एंड दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस है। ये साइक्लिक प्रोसेस है। ये है साइक्लिक प्रोसेस। चलो आसान कर देते हैं। अजलान बस एक मिनट है, मैं इसको ड्रॉ कर दूं फिर मैं आता हूं। दिस इज 0, दिस इज 10, दिस इज 20 मीटर क्यूब पास्कल्स। वर्क डन निकालो। चलिए कर रहा हूं, मैं लास्ट स्लाइड पर आ रहा हूं, करिए। ठीक है हमजा, हो गया अजलान? साइन देखो, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, साइन देखो साइन। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। ये एरिया चाहिए ना। यहां तक तो सब सही कर रहे हैं, एरिया सब सही कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्क डन इज बेस इनटू हाइट, 10 इंटू 20 इट्स 200। बट ये पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो एंटी क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव होता, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। चलो वेरी गुड, इतना आज सबके समझ में आया कि वर्क डन तक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अभी हमने ना थर्मोडायनामिक्स के पैरामीटर्स पढ़े हैं बस। जैसे इसको अगर आप काइनेमेटिक्स से कंपेयर करें तो आपने ये पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट जैसा क्या था, टाइम क्या था, वेलोसिटी क्या थी, एक्सीलरेशन क्या था। अब प्रोसेस शुरू होंगे। सो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्रोसेस करेंगे कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। इसको मैं यही छोड़ूंगा।
नेक्स्ट क्लास हमारी कल तो नहीं हो सकती क्योंकि और बहुत क्लासेस हैं, संडे में एक्स्ट्रा नहीं ले रहा। हम ट्यूसडे ही स्टार्ट करेंगे और होपफुली ट्यूसडे और वेडनेसडे मिलाकर हम इसे वाइंड अप कर देंगे, फिर कुछ और स्टार्ट करते हैं। चलिए भी मैं आज यहीं छोड़ रहा हूँ। ओके।